हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं एनसीईआरटी कक्षा 9th साइंस का बायोलॉजी का जब एक अध्याय नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने बना दिया था। अभी मैं पार्ट 2 में चल रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू मैंने जो है आपका तब 20 तक मैंने करा दिया था। ठीक है, अब हम चले 21 से आगे। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मेरा आपका चैप्टर 1 क्लियर होगा बायोलॉजी का क्लास 9 का। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 का डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले आप उस वीडियो को देख लें अच्छे से, फिर आकर के आप पार्ट 2 का करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिलेबस वाइज चल रहा है हम लोग का क्लास 9 उसके बाद क्लास 10, ये पूरा दोनों एनसीईआरटी के एसटीईआरटी दोनों का मिक्स है। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेंगे और बढ़िया से देख करके आप अच्छे से आपका एनसीईआरटी एसटीईआरटी क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी एसटीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो ही देख लेंगे बार बार तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से देखना है और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहते हैं। यानी जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहेंगे। क्या सेल वॉल कहेंगे, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, क्या टोनोप्लास्ट बोलेंगे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच जो रोधिका होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है। किससे निर्मित, कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, क्या वो प्रोटीन प्रोटीन की बनी होती है, क्या वसा की बनी होती है, क्या लिपिड की बनी होती है या फिर ए और सी दोनों, यानी प्रोटीन्स एंड लिपिड दोनों की बनी होती है। तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली यानी दोनों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एक प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड से भी बनी होती है। यानी कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन एंड लिपिड दोनों से बनी होती है। अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड दोनों से, ए और सी दोनों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। यानी पादप में जो उपस्थित होती है कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। क्या प्रोटीन से होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है, सेल्यूलोज से होती है या बी और सी दोनों। तो ये पता ही होगा कि पादप में उपस्थित जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन 24 में क्या है, शब्द सेल 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 का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। यानी सेल जो है सेल, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया था, कौन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। क्या लुईविन हुक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था या फिर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो सेल का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कि सेल शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ओके, याद कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, किसके अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। यानी कौन ऐसा चीज है जो पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका को अलग करती है। यदि पादप कोशिका और जंतु कोशिका को दोनों अलग करने का काम करते हैं दोनों को, तो कौन सा चीज है। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ये अलग करती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया अलग करती है, क्या राइबोसोम अलग करती है या फिर सेंट्रीयोल अलग करती है। तो पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका जो भिन्न होती है किसके कारण होती है भाई, सेंट्रीओल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका से जो भिन्न होती है किसके कारण, सेंट्रीओल के कारण होती है। किसके कारण होती है, सेंट्रीओल के कारण वो एक दूसरे से भिन्न होती है। ओके, 26 में क्या है, एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है। एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है, क्या ये पादप कोशिकाओं में होने वाले एक रोग है, क्या ये किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है, एक कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ये क्या है भाई, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि कोशिका के बाहर पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटेसिस। ठीक है, और 26 का नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 में क्या है, सेंट्रोसोम
किसमें पाया जाता है, यानी सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, क्या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्या न्यूक्लियस में पाया जाता है, या क्रोमोसोम में पाया जाता है, या फिर न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम जो है भाई किसमें पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। याद रखेंगे कि सेंट्रोसोम अब कहाँ पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्वेश्चन हासिल क्या है, हाइपोटोनिक विलियन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा होता है, यानी किसी हाइपोटोनिक विलियन के घोल में यदि किसी कोशिका को आप रख देंगे तो कोशिका पर क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। हाइपोटोनिक विलियन के घोल में किसी कोशिका को रखने पर कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पूछा है आपसे। क्या कोशिका सिकुड़ जाएगी, क्या वो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, या प्लाज्मोलिसिस प्रतिशत होगी, या फूल जाएगी। तो जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक विलियन में किसी कोशिका रखी जाती है तो कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा भाई, फूल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइपोटोनिक विलियन में रखी हुई कोशिका पर क्या पड़ता है, तो कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 में क्या है, कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीजन का स्थान कौन सा है, यानी कोशिका के भीतर जो वायुवीय श्वसन होता है, या एक कोशिका का दो तरह से, एक वायुवीय होता है, एक मतलब और एक अवायुवीय होता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ वायुवीय की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीजन का स्थान कौन सा है। क्या राइबोसोम में होता है श्वसन का ऑक्सीजन, क्या गोल्जी काया में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीजन का स्थान आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, निम्नलिखित में से किसमें द्विक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी इस निम्नलिखित में से किसमें द्विक झिल्ली, यानी दो झिल्ली, द्विक झिल्ली मतलब दो झिल्ली ना, अनुपस्थित होती है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होती है, क्या क्लोरोप्लास्ट में अनुपस्थित होती है, क्या न्यूक्लियस में अनुपस्थित होती है, या फिर लाइसोसोम में अनुपस्थित होती है। तो द्विक झिल्ली लाइसोसोम में अनुपस्थित होती है। इसलिए भाई लाइसोसोम में द्विक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसमें वो क्या होता है, वो अनुपस्थित होता है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में किसमें द्विक झिल्ली अनुपस्थित होता है, तो लाइसोसोम में द्विक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ओके, क्वेश्चन 31 में क्या है, निम्नलिखित में से किसमें केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिकांग है, यानी कौन ऐसा पादप जो है, निम्नलिखित में से किसमें केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिकांग है, यानी केवल वो पादपों में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन है वो, क्या गोल्जी उपकरण है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, या प्लास्टिड है, या फिर राइबोसोम है। तो कौन हो जाएगा भाई, केवल पादपों में पाए जाने वाले कोशिकांग आपका प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड ऐसा है जो पादपों में ही पाया जाता है, जंतु में ये नहीं पाया जाता है। ठीक, तो प्लास्टिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसका 32 में क्या है, निम्नलिखित में किसे जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है, ये निम्नलिखित में किसे जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीमित किया जाता है जंतु कोशिका द्वारा, क्या सेल मेम्ब्रेन को सीमित किया जाता है, या सेल वॉल को, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो जंतु कोशिका के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि जंतु कोशिका के द्वारा किसको सीमित किया जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीमित किया जाता है। ओके, प्रश्न 33 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन राइबोसोम का केंद्र है, राइबोसोम का केंद्र कौन सा है, क्या रेसिप्रेशन है, या फोटोसिंथेसिस है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण है। तो राइबोसोम का केंद्र प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि राइबोसोम का केंद्र कौन है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण, यही इसका मुख्य कार्य है राइबोसोम का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। 34 में क्या है, निम्नलिखित में से किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है, यानी किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है। क्या न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, क्या न्यूक्लियर मेलस में होता है, क्या साइटोप्लाज्म में होता है, या क्रोमोसोम्स में होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल जो है भाई आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है, तो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। किसमें भाई, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है, इसको याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक, 35 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, क्या राइबोसोम में होता है, क्या लाइसोसोम में होता है, गोल्जी उपकरण में होता है, या नन ऑफ दिस।
तो प्रोटीन संश्लेषण का संबंध जो है आपका राइबोसोम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण का संबंध राइबोसोम से है, यही राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण संबंधित है? तो राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 36 में क्या है कि लाइसोसोम से आशय क्या है? नहीं, लाइसोसोम क्या है? क्या एक फैट है, क्या एक आरएनए है, या सेक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स है, या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है? तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये लाइसोसोम से आशय मतलब लाइसोसोम क्या है? एक तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, सेक्शन में क्या है? निम्नलिखित में से पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहलाती है? यानी जो पादप कोशिका की राजधानी होती है उसको जो घेरती है उस झिल्ली को आप क्या कहेंगे? ठीक है, क्या टोनोप्लास्ट कहा जाता है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाता है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बुलाता है? तो जो पादप कोशिका की राजधानी को घेरने का जो झिल्ली घेरती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका की झिल्ली को पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाले झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा था पार्ट 2 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का क्लास 9। ओके, पार्ट 2 था, उसके बाद एक पार्ट 3 आएगा, उसके बाद मेरा अध्याय 1 आपका समाप्त हो जाएगा बायोलॉजी क्लास 9 का। ठीक है, तो ये मेरा था पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड था, और दोनों एनसीईआरटी है और उसमें एससीईआरटी भी है, दोनों ये मिक्स है। ठीक है, मैं दोनों साथ में लेकर चलता हूँ, आप अच्छे से इसको देखेंगे तो आपका एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखना है, पढ़ते रहना है, और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।